Hey, I am your Jayaprakash Singh from संज्ञान इंग्लिश रानीगंज वेस्ट बंगाल। सो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 की जो पोएम है एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब्ड की गई बुक फर्स्ट फ्लाइट, उसका पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक कविता को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसके इनर मीनिंग को और एक कंप्लीट तरीके से कविता को समझने के लिए हमें उनके दोनों मीनिंगों की बात करनी होती है, एक लिटरल मीनिंग और एक जी हाँ, अनुमान लगाइए। हमने याद करें आप, हमने पहले भी पोएम में, इससे पहले हमने जो पोएम पढ़ा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया डस्ट ऑफ स्नो, वहाँ हमने बात की थी कि हमें लिटरल मीनिंग के साथ साथ मेटाफोरिकल मीनिंग की भी हम डिस्कशन करते हैं ताकि हम उसके पूरे इनर मीनिंग को समझ सकें। तो चलिए इस कविता को भी हम ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन कविता को पढ़ते हुए उसके एक्सप्लेनेशन को जानेंगे, फिर समरी की बात करेंगे और लिटरल मीनिंग के साथ साथ मेटाफोरिकल मीनिंग को देख करके भी इसके सेंट्रल थीम और पोएम में दी गए मैसेज का भी हम जिक्र करेंगे। और कुछ लिटरेरी डिवाइसों को भी हम बिल्कुल एक क्विक डिस्कशन के साथ देख लेंगे। लिटरेरी डिवाइसों को बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लिटरेरी डिवाइस के लिए हमने जो एक इससे पहले जो पोएम का वीडियो है उस पर कुछ डिस्कशन कर रखा है, उसकी जो है कि लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, उसे आप देख लेंगे। चलिए इस वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए और चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कविता स्टार्ट्स होती है और कहती है कैसे, Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो 2 स्टेंजा की कविता है, 9 लाइनों की। पहले स्टेंजा में ये कविता क्या कहती है हमसे? पहले स्टेंजा में ये कविता हमसे कहती है कि स्टार्ट हुआ है यहाँ पर एक अंडरगोइंग डिस्कशन, जिसे हम डिबेट कह सकते हैं, उसे लेकर के, जहाँ पर ये तो साफ साफ नहीं बताया गया लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिकली 2 यहाँ पर एक्चुअली मान्यताएं हैं, 2 सोच है। एक और कुछ लोग मानते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब कुछ कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो कम्स टू एन एंड आएगी, वो खत्म होगी, इसका खात्मा हो जाएगा फायर में, यानी फायर से। सम से इन आइस, और कुछ का मानना है, कुछ की मान्यता है, कुछ साइंटिफिक ऐसा मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये आइस के कारण खत्म होगा। देखिए साइंटिफिक चीज़ों को अगर हम बात कर ले लिटरली, तो लिटरली यही बात आ जाती है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस पृथ्वी के अर्थ के कोर पे जो लावा है, जैसा कि पहले हमारी पृथ्वी एक आग का गोला ही थी, तो उस लावा की गर्माहट की वजह से इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ेगी कि ये पृथ्वी फायर्ड होकर आग की वजह से विनष्ट हो जाएगी। ये भी एक मान्यता है। दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी मान्यता रखते हैं कि ये आइस से खत्म होगी, जैसे एक आइस एज आया था जब डायनासोर्स भी चले गए थे, हम जानते हैं। तो वैसे ही जिस प्रकार से आज भी इस ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से जिस प्रकार से जो है कि यहाँ पर ग्लेशियर्स जो है कि पिघल रहे हैं, तो एक ऐसा एज आ जाएगा फिर से कि चारों तरफ पानी ही पानी होकर वो फिर से एक आइस के रूप में बदल जाएगा और ये पूरी की पूरी पृथ्वी जो है उस बर्फ के वजह से विनष्ट हो जाएगी। तो ये 2 लिटरल मीनिंग है। आगे की लाइन को बढ़ाते हुए जहाँ पर जब पोएट अपना ओपिनियन रखते हैं इस पोएम में, तो वो कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर अब डिज़ायर कहाँ से आ गया? तो यहाँ डिज़ायर कहाँ से आया? जब वो अपना ओपिनियन रखते हुए डिज़ायर का जिक्र यहाँ पर करते हैं, तो डिज़ायर का मतलब हो जाता है क्या? डिज़ायर, फायर सिंबलाइज करता है डिज़ायर को। यानी अब हम मेटाफोरिक मीनिंग की तरफ चल जाते हैं। तो मेटाफोरिकल मीनिंग ये कहती है यहाँ पर कि फायर जैसा ही हमारा डिज़ायर है, यानी मानव की मन की जो इच्छाएं हैं जब वो प्रबल हो जाती है, महत्वाकांक्षाएं, वो जो है डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी, वो एंड का कारण बनेगी। उन्होंने कहा है कि जितना मैंने टेस्टेड किया है डिजायर को, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है महत्वाकांक्षाओं को लेकर, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं जानता हूँ इनको, ये ऐसे हैं जो कारण बन सकते हैं और मैं इसलिए
उस पक्ष पे हूं, उनकी तरफ हूं जो फेवर करते हैं फायर को। किस चीज के लिए? इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए, फायर को जो मानते हैं उसकी तरफ मैं हूं। यानी वो फायर का यहां पर पक्ष रख रहे हैं, फायर को एग्री कर रहे हैं इस बात से कि फायर जो है डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी। चूंकि डिजायर को उन्होंने इसलिए बताया है क्योंकि हमारा जो डिजायर, फायर ऑफ डिजायर है, प्रबल इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं लीड करती है डिस्ट्रक्शन को। यहाँ हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं और बाद में फिर उसे कॉमनली दूसरे वाले स्टेंजा में जब पढ़ेंगे तो उसे भी उस समय भी देखेंगे। एग्जाम्पल हम अगर वॉर का ले, वॉर एक डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। तो वॉर जब डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है तो वो हो सकती है किस वजह से? तो वो हो सकती है डिज़ायर की वजह से। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम अगर यहाँ आज के परिप्रेक्ष्य पे चाइना को ले, तो चाइना जिस प्रकार से एक डिज़ायर रखती है पावर हाउस होने का, ऐसा कोई और नेशन भी अगर रखता है तो वो अगर पावर हाउस होने का डिज़ायर रखता है, डिज़ायर ऑफ पावर जिसे कह सकते हैं यहाँ पर, कि हम एक बड़ी शक्ति बने, तो इस डिज़ायर की वजह से वो इतनी ज़्यादा ये इच्छा प्रबल जब हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं वॉर की तरफ लीड करेंगे, वर्ल्ड वॉर होंगे। हमने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इस वजह से ही देख रखा है और डिस्ट्रक्शन हुई है और इस तरह से जो है एंड हो सकता है। आगे के स्टेंजा को पढ़कर चीज़ों को और समझेंगे। यहाँ पर आगे के स्टेंजा में हमसे क्या कहा गया है? बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। इस अगले स्टेंजा में उन्होंने कहा है कि अगर यदि यहाँ इट जो है, इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड, हैड टू पैरिस, पैरिस का मतलब है टू डाई, यानी एंड हो जाना। अगर इसे दोबारा अंत होना है, इसे यानी कि पृथ्वी को, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं समझता हूं कि मैं नफरत के बारे में, हेट्रेड के बारे में इतना पर्याप्त जानता हूं यह कहने के लिए कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि आइस भी ग्रेट है। यानी आइस को जो लोग मानते हैं उसके पक्ष पे भी मैं जाना चाहता हूं अगर ये पृथ्वी दोबारा अंत होगी, और ये सफिशियंट होगी, एंड वुड सफाइस, ये सफिशियंट होगी इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए। अब ऐसा उन्होंने कहा है, यहाँ पर भी आप देखेंगे आइस कैरेक्टराइज करता है किसे? इनसेंसिबिलिटी को, यानी हेट्रेड को। तो इस तरह से सिंबलाइज करते हुए हम जो है कि अगर लिटरल मीनिंग की पहले बात कर ले तो आइस की वजह से हो सकता है, ये तो हमने बात कर ली है। मेटाफोरिकली जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हेट्रेड यानी नफरत, जो इनसेंसिबिलिटी जैसे चीज़ों को सिंबलाइज करती है आइस, उससे जो एंड हो सकता है। कैसे हो सकता है? फिर वो कॉमन ही मैं एक जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसे यहाँ कॉमनली लेकर देखे वॉर को। वॉर का कारण हेट्रेड भी बन सकती है, और वार को अगर हम डिस्ट्रक्शन का एक पर्टिकुलर कारण मान ले, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा पाऊं इसलिए बोल रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डिजायर से डिस्ट्रक्शन पैदा हो सकती है, हेट से डिस्ट्रक्शन पैदा हो सकती है। मैं एक वॉर को यहाँ पर कॉमन एग्जाम्पल के रूप में लेकर आपको चीजों को थोड़ा सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वॉर का कारण कहीं ना कहीं हेट्रेड भी बन सकती है। अगर एक नेशन दूसरे नेशन को हेट करता है तो वो वॉर कर सकते हैं, वर्ल्ड वॉर हो सकती है। हमने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ कि हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, और इस तरह से डिस्ट्रक्शन कितना डिस्ट्रक्शन होता है ये हमने देख लिया है। अभी इसके अलावा अगर हम खुद में भी अपने मन में भी किसी के प्रति जो है कि घृणा की भावना रखते हैं, नफरत की भावना रखते हैं, हेट्रेड रखते हैं, तो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं कहीं ना कहीं, और उस हेट्रेड की वजह से आउट ऑफ दैट हेट्रेड हम इतना गलत कर सकते हैं कि इस तरह से एक कलेक्टिव गलतियां अगर होती चली जाए पूरे विश्व में, सबको एक दूसरे को हेट करने लगे, इतना ज़्यादा पर्याप्त हेट्रेड है ऐसा मानना है कवि का कि ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा एक दिन कि जो है बर्बादी का, इस वर्ल्ड को एंड करने का कारण बनेगी। जिस प्रकार से आइस बनेगी, इनसेंसिबिलिटी जिस प्रकार से कारण बनेगी। तो इन दोनों कंट्रास्टिंग चीज़ों को दिखा करके, इस पूरी कविता में इन दोनों कंट्रास्टिंग चीज़ों को दिखा करके, फायर एंड आइस जैसा कि इसका जो है कि टाइटल भी है, जो इस और दिखाता है कि दो तरीके इस वर्ल्ड के एंड होने के हैं। फायर, पृथ्वी फायर्ड होकर भी नष्ट हो सकती है, आइस्ड के रूप में परिवर्तित होकर भी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। लिटरली, मेटाफोरिकली फायर जो कि स्टैंड्स करता है डिजायर को, हमारी चाहतों को, वांट्स को, इच्छाओं को
अगर वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी तो हम बहुत सारी गलत चीज़ों की ओर बढ़ेंगे और इस तरह से पृथ्वी यानी इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है। वहीं दूसरी ओर आइस जो स्टैंड्स करता है हेट्रेड को, हेट्रेड नफरतें भी इतनी बढ़ती चली जाएगी तो वो डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर यही डिस्कस किया। इस पूरी कविता की समरी भी यहाँ पर हम इस तरह से ले सकते हैं और ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी हमने किया। अभी आगे इससे पहले कि हम इसके सेंट्रल मीनिंग और मैसेज को भी जाने, जैसा मैंने कहा था लिटरेरी डिवाइस को भी क्विकली देख लेते हैं कि कौन से लिटरेरी डिवाइस यहाँ यूज़ हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए भी। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, अच्छा उससे लिटरेरी डिवाइस यूज़ होने से पहले हम थोड़ा सा बात कर ले इसके राइम स्कीम की भी। यहाँ पर ये राइमिक पोएम है तो इसका राइम स्कीम क्या है, तो आप अब तक राइम तो समझ चुके होंगे। लाइन के वर्ड का अंतिम जो वर्ड है वो अगर दूसरे से मिलता जुलता है, राइम करता है, तो उस तरह से हम राइम की स्कीम को, उस पैटर्न को देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ आप देख पा रहे फायर, डिज़ायर, फिर फायर, ये एक ही राइम करता हुआ वर्ड है। तो इस तरह से हम इसे यहाँ पर ए और ए मार्क कर सकते हैं, यानी एक तरह का लाइन है। अब ये दूसरा ही लाइन हो गया, मतलब दूसरा ही वर्ड हो गया राइम करता हो, तो ये बी हो गया। अभी वहीं पर ट्वाइस, आइस और ट्वाइस राइम करता है तो ये बी से मार्क कर देंगे। हेट किसी से कर रहा है जी नहीं, तो ये अलग सा हो गया तो इसे हम सी मार्क कर देंगे। आइस वापस आइस तो था ही, तो ये क्या हो गया आइस ट्वाइस, फिर से आइस बी। ग्रेट, अब याद करें हेट और ग्रेट एक जैसा हो गया तो ये मार्क हो जाएगा सी। और उसके बाद हमारे पास है एक वर्ड, सॉरी वो है क्या सफाइस, फिर से आइस, आइस यानी कि ये क्या हो गया आइस ट्वाइस, तो यानी कि ये फिर से हो गया बी। तो ये कविता चूंकि कौन सी 3 लाइनों की है, सॉरी 9 लाइनों की, तो इसे 3-3 लाइनों पे हम इसे देख लेंगे। तो ये है ए बी, ए राइम करता हुआ ए बी ए। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है ए बी सी, और उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है क्या सर बी सी बी, यानी बी सी बी। तो ये हो गई बात राइम स्कीम की। कुछ पोएटिक डिवाइसों की अगर बात कर ले तो पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर यूज हुआ है वो हमें दिखेगा कि हम अगर इसे देखना चाहें तो पोएटिक डिवाइस इंजैममेंट यहाँ यूज हुआ है। तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो है वह इंजैममेंट है, इंजैममेंट। तो ये इंजैममेंट क्या होता है हमने बात कर रखी है, जब एक ही सेंटेंस 2-3 लाइनों को जो है कि कंटिन्यू करे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट द डिस्कशन आइस इज ऑल्सो ग्रेट सफाइस। यहाँ ये 4 लाइनों पे कंटिन्यू कर गई एक ही सेंटेंस, इसलिए इंजैममेंट यहाँ यूज हुआ है। यहाँ पर दूसरा जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है पोएटिक डिवाइस जिसका हम बात कर सकते हैं वो है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के बारे में जिक्र हम कर चुके हैं। एलिट्रेशन क्या होता है कि रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड एट द स्टार्टिंग ऑफ वर्ड, और जब कंसेक्यूटिवली वर्ड पे स्टार्ट वाले वर्ड पे एक जो यूज होता है उस तरह के साउंड को रिपीट करने वाले को हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसके बाद इसमें जो है यूज हुआ है कॉन्सोनेंस भी, कॉन्सोनेंस भी यूज हुआ है। साथ ही साथ यूज हुआ है यहाँ पर एसोनेंस भी, हमने एसोनेंस को भी देखा है यूज होते हुए, एसोनेंस भी। मैं फिर बोल दूं कि यहाँ हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इन पोएटिक डिवाइसों की, सिर्फ जिक्र कर रहे हैं कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। इनको हम डिस्कस करने के लिए अलग से पोएटिक डिवाइसेस पर वीडियोस भी देख सकते हैं, अलग अलग पार्ट में मैं बनाऊंगा, आप इसे देखेंगे हमारे इसी चैनल पर। और साथ ही जैसे मैंने बताया कि पिछले पोएम में भी हमने कुछ डिस्कशन किया है, उसे भी आप देख लेंगे। ओके, चलिए अंत में हम बात कर ले कि इस पूरी कविता को पढ़ करके जब हमने समरी जान ली है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लिया है, हमने मेटाफोरिक मीनिंग को जान करके इसके डीपर मीनिंग को जब जान लिया है, तो अब हमारे लिए बिल्कुल आसान है इस पोएम के सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम जिसे कह ले उसको कहना, और उसी के थ्रू हम मैसेज को भी समझ सकते हैं।
कि क्या मैसेज यहाँ पर पोएम, इस पोएम में पोएट ने देना चाहा है। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि फायर और आइस को सिंबलाइज करते हुए दो हमारे जो है कि भावनाओं को दिखाया गया है, एक और डिज़ायर और एक और हेट्रेड। तो ये जो डिज़ायर और हेट्रेड है, ये जो इमोशंस है, ये हमारे लिए जो है डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है, हमारी बर्बादी के लिए, पूरे मैनकाइंड, पूरे वर्ल्ड के एंड का डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है, ये दिखाया गया है। और ये हमें संदेश दिया गया है, यही मैसेज दिया गया है कि क्या करना होगा, वी एक्चुअली नीड टू कंट्रोल आवर इमोशंस, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। वी हैव टू मास्टर आवर इमोशंस, वी डोंट लेट देम टू मास्टर अस। उन इमोशंस को अपना मास्टर हमें नहीं बनना देना होगा, हमें इमोशन को मास्टर करना होगा। यानी इमोशंस तब तक ठीक है जब तक वो नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। अगर वो ज़्यादा हो जाते, एक्सट्रीम डिज़ायर हो जाता, वो भी बहुत खतरनाक है। डिज़ायर अच्छी होती है, डिज़ायर से अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन एक्सट्रीम डिज़ायर की वजह से अगर महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लोगों के मन में ये पाने की, वो पाने की, हर कुछ पाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, वो हम गलत तरीके का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये पूरे वर्ल्ड के लिए परेशानी का विषय बनेगी और इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है। वहीं नफरत थोड़ी बहुत तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर वो नफरत तो यूं ही कारण बन सकती है, धीरे धीरे स्लोली करेगी, डिस्ट्रक्शन को लाएगी, इनसेंसिबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं। तो फायर यानी कि डिज़ायर जो है कि सडन डिस्ट्रक्शन लाता है, आइस यानी कि हेट्रेड जो है कि स्लो ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन लाता है। तो इस तरह से इमोशंस को कंट्रोल रखने का हमें जो है संदेश दिया गया है, हमें इमोशंस को अपना मास्टर नहीं बनने देना होगा, यही इस कविता का संदेश है। आशा है कि आप इस वीडियो को पसंद किए होंगे। हमने अच्छी तरीके से आपके लिए इसे डिकोड किया है, एक्सप्लेन किया है, समरी को समझे हैं, हमने मैसेज की जिक्र की है और इस तरह से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो डू लाइक इट, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड एक्चुअली एक्वाइंटेंस, जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की उनको आप शेयर करें और हमारे साथ मिलकर हम इस तरह से एजुकेशनल वीडियो के द्वारा पढ़ाई करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास ही जो है नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे भी दबा ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आने वाले वीडियो तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, गुड बाय।